हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, हम एक्सरसाइज 7.10 पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, ये 4th पार्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको एक बार फिर से, तो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू में है आपके पास e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2, e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 और इंटरवल आपको दिया गया है -3 0, ठीक है। तो ये इंटरवल आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे भाई सॉल्यूशन इसका? सबसे पहला पॉइंट था हमारा, हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा कैसा फंक्शन बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, सॉरी पोलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। कैसा फंक्शन बन जाएगा भाई? पोलिनोमियल। एक इक्वेशन सी बन जाएगी x² + 3x, ठीक है। और e जो है वो आपका कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, सम भी कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पोलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये जो फंक्शन आपका है ये पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दोनों ही क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होगा? हेंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स जो है हमारा कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और किस इंटरवल में होगा? क्लोज इंटरवल में होगा, क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यूअस ही होगा। सेकंड पॉइंट था हमारा डेरिवेबल चेक करना था। तो देखिए, यहां पर हम डेरिवेबल सीधा बता सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन भी डेरिवेबल होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डेरिवेबल होता है, ठीक है ना। या फिर आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव करके देख लें। अगर एक डेफिनेट वैल्यू आई तो ये आपका डेरिवेबल है, तो सीधा भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही आपके क्या होते हैं? डेरिवेबल होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? डेरिवेबल होगा, ठीक है। या फिर आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव करके देख लें। तो डेरिवेटिव तो हमें वैसे भी करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? पहले डेरिवेटिव नहीं करते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास दो ही टर्म बचे। तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या हो जाएगा? x² + 3x नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 टर्म इंटू में थी तो डेरिवेटिव करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पर बचेगा आपका e रेज टू पावर x माइनस एक्स बाई 2। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि किसी क्वेश्चन में अगर आप डिसाइड ना कर पाए कि ये डेरिवेबल है या नहीं है, तो ऐसे आप डेरिवेटिव करके चेक कर ले कि उसकी वैल्यू डेफिनेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो उससे आपको पता लग जाएगा, अगर डेफिनेट आ रही है तो डेरिवेबल है और डेफिनेट नहीं आ रही है तो डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? एफ डैश एक्स, यहाँ पर दो टर्म इंटू में है तो क्या लगानी है आपको? u इंटू वी लगानी है। फर्स्ट टर्म आपकी एच डीज रहेगी, x² + 3x एच डीज रहेगा। और e का जब हम करेंगे ना तो e का क्या होता है? सेम होता है। e का क्या होता है? सेम। तो देखिए, ये आपका एच डीज है, e का करेंगे एच डीज आएगा, लेकिन इसकी पावर का बचा हुआ है। तो पावर का बचा हुआ है तो क्या होगा भाई? x का कितना हो जाएगा? 1 और अपॉन में 2 आपका कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, ठीक है। प्लस अब की बार आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एच डीज लिखा जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा? इस वाले टर्म का होगा। तो इसमें x² का तो क्या हो जाएगा? 2x और 3x का क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देख सकते हैं आप, थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो e वाली जो टर्म है वो कॉमन हो रही है, तो e वाली टर्म को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो यहां से क्या बचेगा भाई? x² + 3x बचेगा, ठीक है। और साथ ही क्या बचा हुआ है? ये माइनस का 1/2 भी बचा हुआ है। चलो यहाँ पर इंटू में लिख देता हूं मैं, -1/2, ठीक है।
साथ ही यहाँ पर ये कॉमन हो चुका है, तो यहां से क्या बचा है, यहां से बचा है आपका 2x प्लस 3। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के। तो -x/2 इसका लेते हैं हम एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में क्या आएगा, अपोन में तो केवल 2 ही है, इसके अपोन में कुछ नहीं है, इसके अपोन में भी कुछ नहीं है, तो एलसीएम में कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके साथ जब हम सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा -1 और यहां से ये टर्म, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -x² और -3x नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अपोन में कुछ है नहीं तो कैंसिल होगा नहीं, तो एलसीएम सीधा इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6। क्लियर है। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, e⁻−x/2, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अपोन में मेरे पास 2 था, तो यहां से हो जाएगा -x² -3x प्लस 4x, तो क्या बचेगा, +x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, +6। क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। देखिए अब एक बात बताइए, कोई भी चीज डेफिनेट या इनडेफिनेट कब होती है, कैसे पता लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का डेनोमिनेटर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां पर इसका डेनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डेनोमिनेटर में वेरिएबल है ही नहीं, ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। 0 नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है कि फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। फाइनाइट वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। क्लियर है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं f'(x), द वैल्यू ऑफ f'(x) इज ए फाइनाइट। ठीक है, और फाइनाइट वैल्यू है तो मैंने आपको बताया था कि मैं डेरिवेटिव वगैरह आप करके देख ले, फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फंक्शन डेरिवेबल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं f(x) इज ए डेरिवेबल फंक्शन। ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर को चेक कर लेंगे, अगर डिनोमिनेटर किसी का 0 हो रहा है गिवन इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, मान लीजिए यहां पर होता है x +1 होता है, यहां पर नीचे x +1 होता है, तो x +1 0 कब होता है, -1 पर, और -1 इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसी होती, इनफाइनाइट होती, ठीक है ना, -1 पर। लेकिन यहां पर तो x की टर्म ही नहीं थी, एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर को 0 हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसीलिए हमने बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू है तो f(x) आपका कैसा फंक्शन होगा, डेरिवेबल फंक्शन होगा। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात थी हमारी वैल्यू निकालने की, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इनकी पहले हम पुट कर रहे हैं x = -3। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं भाई, -3 पुट कर देते हैं फंक्शन में। तो ये हो जाएगा f(x) की वैल्यू मैंने रख दी -3, यहां पर हम रखेंगे -3। ठीक है, और यहां पर आप -3 रखेंगे, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3, e⁻x की जगह यहां पर भी -3 रख देते हैं, और अपॉन में आपके पास कितना है, 2 है। तो आप देख सकते हैं -3 +3 क्या हो जाएगा, 0। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और देखिए ये पूरा 0 हो गया ना, इस 0 को आप चाहे इससे मल्टीप्लाई करें चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना। 0 से हम किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट 0 हो जाता है हमारा। अब की बार हम पुट कर देते हैं x = 0, तो x = 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f0 = यहाँ x की जगह 0 रखूंगा तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने सीधा लिख दिया, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहां से मिलेगा आपको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, एक्सपोनेंशियल को करूंगा 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है -3 पर और 0 पर क्या आ गई है भाई, इक्वल आ गई है। ठीक है ना। तो तीनों बातें हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, रोल्स थ्योरम हमारी एग्जिस्ट करेगी। रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। ठीक है, रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, लेकिन करेगी कहां पर, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। अब देखिए दोबारा से आपको डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डेरिवेटिव निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। क्या आया था डेरिवेटिव हमारा, e⁻−x/2, और यहां पर न्यूमिनेटर में था -x² + x, और प्लस में कितना था भाई, 6, और कंप्लीट के जो अपोन में था ना वो था आपका 2। ठीक है, ये लीजिए। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, c से। तो x को c से रिप्लेस कर देते हैं। x को c से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहां पर x की जगह यहां रख देंगे c/2,
ई रेज टू पावर में क्या हो जाएगा c अपॉन 2, ठीक है। और सेम यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6 अपॉन 2, क्लियर है। तो ये आपके पास एफ डैश सी की वैल्यू आ गई। अब इस एफ डैश सी की वैल्यू को हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के, ठीक है। तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया है, तो इस टर्म को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस सी बाई 2, और क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 6 अपॉन 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दोनों में से एक तो 0 जरूर होगी, ठीक है। तो 1/1 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो ई रेज टू पावर माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो ई जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है ना उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से कभी लेस नहीं होती, ठीक है। ई की पावर अगर 0 भी आ जाती है ना तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ये 0 होगा फिर, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी और प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0। 2 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा भाई। तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए फर्स्ट टर्म हम कभी नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसके अंदर से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे, सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सी किसका हो जाएगा माइनस का, 6 भी माइनस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या है 0। ये माइनस उधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेट लगाएंगे। तो प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए भाई, प्रोडक्ट करने पर 6, तो 3 2 जा 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ठीक है ना। फैक्टर बन रहे हैं, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 6 और सम कितना होना चाहिए 1, तो 3 और 2 बन गया ना, माइनस का 3 रखेंगे प्लस का 2, क्लियर है ना। आता है ना फैक्टराइजेशन मेथड, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। तो सी स्क्वायर माइनस का 3c और प्लस का 2c और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपके फैक्टर बन गए हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन कर लो और लास्ट 2 टर्म में कॉमन कर लो, तो इन दोनों में कॉमन करेंगे तो c कॉमन होगा, क्या बचेगा भाई c माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा c माइनस 3 बचेगा यहाँ पर भी, ठीक है। कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ से हम 2 कॉमन कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे c बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, और इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो देखिए ये टर्म आपकी सेम आनी चाहिए, अगर आपने फैक्टर सही किए हैं तो सेम आएगी, ठीक है। और सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने फैक्टर गलत कर दिए। तो c माइनस 3 कॉमन आउट कर लिया मैंने इसमें से, यहां से बचा आपका c और यहां से क्या बचा है प्लस का 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 भाई। 1/1 0 के इक्वल रखें, ठीक है। तो c माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू कितना आएगा 3 और c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। तो देखिए ये वैल्यू तो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं ले सकते हैं, c इक्वल्स टू प्लस का 3 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंटरवल में लाई नहीं कर रही है, इंटरवल के अंदर की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। माइनस का 2 आपका इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि 0 से लेकर के -3 तक की बात हो रही है, तो 0 से -3 के बीच में माइनस का 2 आ चुका है ना, तो ये c की वैल्यू हमारी ये होगी, यानी कि इस पर आपकी रोल थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इंटरवल से बाहर जा रही है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको ये गिवन है। देखिए ये कैसा फंक्शन है, एफ एक्स को 2 तरीके से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन है मोर देन 1, एक से ज्यादा तरीके से डिफाइन हो तो उस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शनों की कंटिन्यूटी या डेरिवेबिलिटी कैसे चेक होती है, ठीक है, वो आपने 6th चैप्टर में पढ़ा है। अगर 6th चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो उसके अंदर समझ भी लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम क्लियर कराएंगे आपको वो चीज। तो देखिए हमने एक नोट में पढ़ा था कि अगर आपका कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर हम डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं सीधी, अगर फंक्शन हमारा डेरिवेबल हुआ तो हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी आप चेक ना करें, सीधा क्या चेक करें, डेरिवेबिलिटी चेक कर लें। तो देखिए कोई भी फंक्शन हमारा कब डेरिवेबल होता है, हमें निकालना पड़ेगा LHD, ठीक है भाई। क्या निकालना पड़ेगा, LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और निकालना पड़ेगा RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर LHD और RHD की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती है तो आपका जो फंक्शन है वो डेरिवेबल होगा, ठीक है। और उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यानी कि यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू होता है लिमिट, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं होता है, ए होता है भाई, ठीक है। एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहां पर होता है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन
एक्स माइनस ए, यहां पर भी ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है भाई, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब सिग्नम फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एफ डैश ए, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ए क्या चीज है जिस पर हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। ए क्या चीज है जिस पर हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। तो अब बात ही आती है कि यहाँ पर हम डेरिवेबिलिटी चेक किस पे करेंगे। तो देखिए जिस पर फंक्शन दो तरीके से कम दो तरीके से डिफाइन होना चाहिए, मतलब मोर देन वन टाइप से डिफाइन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स जो है 0 पर केवल एक बार डिफाइन है, मतलब 0 एक बार आ रहा है ना इसमें, ठीक है। और 2 पर भी केवल एक बार डिफाइन है, 2 एक बार आ रहा है केवल इस पे, ठीक है ना। तो ना तो हम 0 पर चेक कर सकते हैं ना 2 पर, क्योंकि कम से कम 2 पर 2 बार डिफाइन होना चाहिए फंक्शन उस पर। तो 1 पर 2 बार डिफाइन है, देखिए ये 1 है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 पर 2 बार डिफाइन है। तो 1 पर हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 1, और क्या निकालेंगे भाई, पहले निकालेंगे हम एलएचडी, ठीक है। तो एलएचडी निकाल लेते हैं। तो एलएचडी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा आपका एफ डैश, देखिए पहले तो आप ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, ए की वैल्यू आपको मिल गई, जिस पर आप डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो वही आपकी ए की वैल्यू है। तो ए की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 1। यहां पर मैंने 1 रख दिया है क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 1 है, डेरिवेबिलिटी हम ए पर चेक कर रहे हैं, सॉरी 1 पर चेक कर रहे हैं। यहां पर भी मैंने 1 लिख दिया है, और ये मैंने आपका लिख दिया एफ एक्स, और यहां पर लिख दिया है मैंने एफ डैश, ए की को 1 से रिप्लेस कर दिया है, और अपॉन में भी एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें अपना फंक्शन सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर ये एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपना फंक्शन लिखना है। अब देखिए फंक्शन का कैसे पता लगेगा, तो देखिए भाई ये जो एलएचडी लिखा हुआ है, एलएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। कोई भी नंबर लाइन जो होती है आपकी, नंबर लाइन है ये आपका 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है -1, ये -2, ठीक है भाई। तो देखिए आप डेरिवेबिलिटी फिलहाल चेक कर रहे हैं 1 पर, तो 1 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका, ठीक है ना। और ये एलएचडी की बात कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। तो लेफ्ट साइड ये है इधर, तो लेफ्ट साइड में जो नंबर है आपका वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 क्या, किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो नंबर होता है वो उस नंबर से छोटा होता है, ठीक है ना। और छोटी कोई भी चीज कम कब होती है, जब हम क्या करें, डिक्रीमेंट करें, मतलब माइनस करें। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब आप एलएचडी निकालेंगे तो यहां पर आपको माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि एलएचडी का मतलब है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कुछ स्लाइटली वैल्यू, कोई छोटी सी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए यहां पर माइनस का साइन लगाते हैं। अब आप एक बात बताइए, यहां पर हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो जो नई वैल्यू आएगी वो 1 से लेस आएगी। भाई 1 में से चाहे मैं कितनी छोटी से छोटी भी वैल्यू माइनस करूं, नई जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेस आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो इसमें देखिए आप 1 से लेस कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, x की वैल्यू 1 से लेस किस में है, तो देखिए यहाँ पर x जो है वो 1 से लेस है, लेस देन का साइन दिख रहा है ना, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो थी समझने की बात, आपको तो समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो सीधी बात बता रहा हूं, एलएचडी में आपको x की तरफ क्लोज साइन देखना है। जो साइन है ना आपका x की तरफ क्या होना चाहिए, क्लोज। तो देखिए x की तरफ क्लोज है। अब आप कहोगे सर x की तरफ तो क्लोज यहां पर भी है, भाई हम डेरिवेबिलिटी किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 के साथ देखना है ना, ये तो 2 के साथ है, तो 1 के साथ यहां पर है देखिए, और x की तरफ क्लोज है ना, तो यही फंक्शन आएगा, ठीक है। तो एलएचडी में x की तरफ क्लोज और आरएचडी में x की तरफ ओपन, सीधी बातें हैं। तो फंक्शन हमारा सेलेक्ट हो चुका है, चलिए हम फंक्शन लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और एफ एक्स आपका सेलेक्ट हो चुका है, कौन सा, -4x + 5, ठीक है। और जो ये फंक्शन सेलेक्ट होता है ना, यहां पर इसका मतलब क्या है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर, ठीक है। सॉरी ये डेरिवेटिव गलत लिख दिया है भाई मैंने, डैश नहीं आएगा यहाँ पर, खाली एफ ए आएगा, ठीक है। इसको सही करें, आप नोट कर लें, गलती से लिखा गया है, डैश नहीं आएगा, खाली एफ ए आएगा। तो देखिए एफ ए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मतलब फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकालनी है। तो जो ये फंक्शन सेलेक्ट होता है ना, इसी पर वैल्यू निकालनी है। तो आप इस फंक्शन में x को 1 से रिप्लेस करके देख लें, तो कितना हो गया, यहां से -4 + 5 कितना आ गया, +1 आ गया भाई। तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 1, और अपोन में क्या है मेरे पास, x - 1 है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहां पर हो गया आपका -4x + 5 - 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और अपोन में क्या है भाई, x - 1 है, ठीक है ना, सॉरी +5 - 1 +4 बचेगा।
अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और इसके अंदर से मैं माइनस का 4 कॉमन कर लेता हूँ। क्यों भाई माइनस का 4 क्यों कर रहा हूँ? एक तो माइनस स्टार्टिंग में आ रहा है और स्वरूप की टर्म को हम नेगेटिव रखते नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं मुझे दिखाई दे रहा है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, ये सेम टर्म न्यूमिनेटर में बनेगी और न्यूमिनेटर में बनेगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो -4 यहाँ से कॉमन हुआ, क्या बचा x, और इसमें से -4 कॉमन किया है तो 4 तो कॉमन गया, क्या बचेगा 1, और माइनस कॉमन किया है ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x-1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x-1। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। कितना बचा भाई, माइनस का 4 बचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की टर्म नहीं बची थी, अगर x की टर्म बचती तो हम x को -1 माइनस h से, x को 1 माइनस h से रिप्लेस करते, ठीक है ना। 1 माइनस h से क्या कर देते, रिप्लेस, और फिर नई लिमिट x टेंड्स टू 0 बनती। लेकिन वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो हम 6th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो 6th चैप्टर की वीडियो देख लें, ठीक है। और वैसे ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, समझ गए होंगे आप बात। तो यहाँ पर x की टर्म कैंसिल आउट हो गई है ना, तो जो कांस्टेंट नंबर बचा है वो आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। x की टर्म बची नहीं है तो रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या आ गया, LHD आ गया है। देखते हुए नेक्स्ट होगा हमारा RHD। अभी हमें निकालना है RHD, निकालना है यहाँ पर राइट हैंडेड डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या होगा, फॉर्मूला यही यूज होता है दोनों के अंदर, दोनों में केवल ये डिफरेंस है। LHD के अंदर नेगेटिव साइन लगाते हैं मतलब डिक्रीमेंट करते हैं, और RHD के अंदर पॉजिटिव साइन लगाएंगे मतलब इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि राइट साइड देखना है ना हमें नंबर के, ठीक है। तो अभी नंबर लाइन पर बताया था मैंने आपको कि कोई भी आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 के अगर राइट साइड जा रहे हैं तो नई जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो बड़ी कब आएगी वैल्यू, जब ऐड करेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं हम, क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले तो 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 से तो रिप्लेस कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका f-1, a को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा आपका f(x) माइनस f ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन x माइनस a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर भी 1। अब हम करेंगे फंक्शन का सिलेक्शन। तो देखिए प्लस कर रहे हैं तो नई वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, देखिए यहाँ पर है ना x इज ग्रेटर देन 1, या फिर सीधी बात जो बताई थी, LHD में x की तरफ क्लोज देखना है और RHD में x की तरफ ओपन, किसके साथ, जिस पर आप डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। तो 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 के साथ x की तरफ ओपन होना चाहिए, है ना, ओपन। तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा अब की बात। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये हो गया आपका 2x माइनस 3। और जो फंक्शन सेलेक्ट होता है ना उसी पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस पर ही फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैं x की जगह जब 1 रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा आपका 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना आएगा, 1। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 1। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसको आप रफली लिखें और x को 1 से रिप्लेस कर दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी, जो कि माइनस का, ठीक है। किसका 1 आएगी, माइनस का। तो माइनस इसमें ऑलरेडी था तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। और अपोन में क्या बचा है, अपोन में बचा है x माइनस 1। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 3 प्लस 1, अपोन में क्या बचा भाई, x माइनस 1। तो यहां से होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, माइनस का 3 और प्लस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, अपोन में क्या बचा, x माइनस 1। न्यूमिनेटर में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर के अंदर से हम 2 कॉमन आउट कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, अपोन में क्या बचा है, x माइनस 1। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई है, कैंसिल। तो क्या बचता है आपके पास, 2 बचता है, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHD की वैल्यू आपके पास आई थी -4, और RHD की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2 आई है। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तीनों पॉइंट होने चाहिए ना, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए, और इंटरवल पर वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेरिवेबल नहीं है, तो डेरिवेबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो या ना हो रोल्स थ्योरम तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहीं पर हम लिख देते हैं रोल्स थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। और आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब थ्योरम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, समझ गए ना।
तो फंक्शन जो है आपका एलएचडी और आरएचडी की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, और डेरिवेबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम तभी एग्जिस्ट करती जब फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता, डेरिवेबल भी होता और इंटरवल पर वैल्यू भी इक्वल होती। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेरिवेबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, चाहे कंटिन्यूअस हो और चाहे ना हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का यूज करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स की वैल्यू आपकी इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, मतलब -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही बोला है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए पहले तो टेंजेंट क्या होती है, किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कर्व को एक कॉमन एक ही पॉइंट पर टच करके जो लाइन चली जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। हिंदी में बोला जाता है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो भाई और साथ ही इसने क्या बोला है, ये तो हमने समझ लिया टेंजेंट क्या होती है। साथ ही इसने बोला है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है भाई, पैरेलल है तो इसका मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब उस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, जिस उन सभी पॉइंटों पर अगर उस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उन सभी पॉइंटों पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें प्रूव करते हैं कि इसके अंदर आपकी रोल्स थ्योरम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद हम एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां से वो टेंजेंट मतलब पास होगी। ठीक है, वो एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जिस जहां से वो टेंजेंट पास होगी और वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो चलिए पहले तो रोल्स थ्योरम को चेक कर लेते हैं भाई। सॉल्यूशन, तो आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हम तो फंक्शन को एफ एक्स से लिखते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया हमने, y को हमने एफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सीधा एफ एक्स लिख ही देता हूँ। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है भाई, एक इक्वेशन दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो एक पोलिनोमियल है ये। ठीक है ना, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है आपको एक। ठीक है, तो पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा। ये तो आप लिख ही लेंगे यहाँ पर, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन हेंस कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, अगर ये फंक्शन पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगा, पढ़ा है ये तो हमने, तो ये भी आप लिख देंगे। ठीक है ना, इतना तो लिख ही लेंगे। थर्ड पॉइंट पर चलता हूं मैं सीधा, और थर्ड पॉइंट पर हम क्या करते थे, इंटरवल पर वैल्यू निकालते थे। तो आपको वहां पर पहला दिखाई दे रहा होगा -1 इंटरवल में, तो x इक्वल्स टू हम क्या रख देते हैं भाई, -1 रख देते हैं फंक्शन में। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया है -1 से, और इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 1 का स्क्वायर। x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, -1 से, तो यहां से आपका हो गया 16 माइनस -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा भाई। 16 में से 1 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 15। ठीक है, तो फंक्शन की -1 पर वैल्यू आ गई। अब की बार किस पर निकालनी है हमें, प्लस के 1 पर। इंटरवल पर दूसरी वैल्यू आपको प्लस का 1 दिखाई दे रही है, तो x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, प्लस के 1 से। तो प्लस के 1 से रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 माइनस प्लस का 1 रिप्लेस कर दिया है इसमें। ठीक है, तो यहां से होगा आपका 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 16 माइनस 1 कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की -1 पर वैल्यू और +1 पर वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी था, डेरिवेबल भी था और वैल्यू भी इक्वल आ गई, मतलब रोल्स थ्योरम तो एग्जिस्ट करेगी आपकी। तो रोल्स थ्योरम इज एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट तो करेगी भाई, लेकिन कहां पर करेगी, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। 16 का तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो 0 माइनस 2x क्या आएगा आपके पास, 2x आएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, x को c से रिप्लेस कर देते थे, तो ये हो जाएगा आपका f डैश c इक्वल्स टू -2 इंटू सी। ठीक है, तो कितना बन गया भाई, माइनस का 2c बन गया। उसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते थे, 0 के, यानी कि f डैश c को 0 के इक्वल रख देते थे। तो -2c को 0 के इक्वल रखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0।
तो आपकी रोल थ्योरम एग्जिस्ट करेगी और कहां पर एग्जिस्ट करेगी, c इक्वल्स टू 0 पर। ये इंटरवल में लाई कर रही है, बिल्कुल लाई कर रही है, ठीक है। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया है कि रोल थ्योरम हमारी इसमें एग्जिस्ट करेगी। अब हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां से पास होने वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल होती है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है। तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0। तो अगर आपको पता लग गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए 2D के अंदर अगर आप कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं 2D के अंदर, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो आपको दो वैल्यू चाहिए x और y की। अगर 3D में निकाल रहे हैं तो 3 चाहिए x, y और z की, ठीक है ना। लेकिन 2D की बात कर रहे हैं हम तो 2D के अंदर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो x की वैल्यू जो आ गई है उसको आप फंक्शन में रिप्लेस कर दो, y की आ जाएगी। तो हम फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 0 से, ठीक है। क्योंकि हमें पता लग गया है कि x की वैल्यू तो 0 होगी उस पर। क्लियर है भाई। तो यहां पर हो जाएगा 0x को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया है। 0 का स्क्वायर करूंगा तो भी 0 आएगा। 16 माइनस 0 क्या बचेगा, 16। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 16 आ गई है। तो पॉइंट क्या हुआ आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जो पूछा गया था, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, देखिए पॉइंट जब भी लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। x की वैल्यू क्या आपके पास 0 और y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, वो कितनी है, 16, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। एक एक्सरसाइज और बचती है इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो के अंदर ही उस एक्सरसाइज को कवर कर लें। उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर था इसलिए ज्यादा टाइम लग गया है इसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।